हेलो दोस्तों, मैं मनीष आर्या पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो प्रकाश का टॉपिक है। मतलब क्या, फिजिक्स के लाइट चैप्टर से जितने भी टॉप 61 क्वेश्चन हैं मैं वही लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में बार बार वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पर अगर आप नए होंगे तो ये रेड बटन को क्लिक जरूर कीजिएगा, मीन सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना टाइम गवाए हुए हम अपने पॉइंट पे आते हैं। प्रकाश लाइट से संबंधित जितने भी टॉप 61 क्वेश्चन है मैं वो लेके आया हूं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। तो याद रखिएगा कि गामा किरणें। तो गामा किरणें में क्या होता है कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। ठीक है, तो इसकी जो तरंगदैर्घ्य जो होती है याद रखिएगा 10 के पावर माइनस 10 मीटर से लेकर 10 के पावर माइनस 14 मीटर तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है। तो अधिकतम जो जैविक क्षति है वो हमारे गामा किरणें से होती है। तो अधिकतम जैविक क्षति गामा किरणें से होती है, क्योंकि आवृत्ति से सबसे ज्यादा होने के कारण, ठीक है, इसमें क्या होता है कि आवृत्ति के सबसे ज्यादा होने के कारण इसकी ऊर्जा समस्त विकिरण में सबसे ज्यादा है, इसलिए इसे ज्यादा क्षति होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर कि अल्फा बीटा तथा गामा की वेदन शक्तियों अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है। तो ध्यान रखिएगा ये किस क्रम में होगी। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गामा बीटा अल्फा। ठीक है, पहले गामा फिर बीटा और सबसे स्ट्रांग अल्फा हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि गामा किरणें का वेदन क्षमता अत्यधिक होता है। ठीक है, अगर बात करें अल्फा का तो अल्फा किरणों की वेदक क्षमता जो होती है बहुत ही कम होती है। याद रखिए, या तो आपको कम पूछेगा नहीं तो ज्यादा पूछेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसकी होती है, गामा किरणें की, और सबसे कम किसकी होती है, तो याद रखिएगा अल्फा किरणें की होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है कि तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है। तो तारों के टिमटिमाने का जो कारण है वो वायुमंडलीय अपवर्तन है। ठीक है, तो तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन है। ठीक है, अगर बात करें तारों का प्रकाश विभिन्न वायुमंडलीय परतों से अपवर्तन के पश्चात हम तक पहुंचता है। ठीक है, अपवर्तन के पश्चात उसके बाद हम लोग के पास पहुंचता है, जिसके कारण रात में तारे चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर कि शब्द इंसुलेशन जिसको आतपन का अर्थ है। तो इंसुलेशन आतपन का जो अर्थ है वो क्या है, तो याद रखिएगा आने वाली सौर विकिरण। तो आने वाली सौर विकिरण इसका अर्थ है, यानी कि इंसुलेशन आपतन का अर्थ है। आपतन का मतलब ये आने वाली सौर विकिरण। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है। तो किससे गुजरना होता है, तो ध्यान रखिएगा कांच से जल। तो याद रखिए कांच से जल की ओर गुजरना होता है। ठीक है, क्यों गुजरना होता है, ध्यान रखिए क्योंकि कांच का जो अपवर्तनांक है वो जल से अधिक होता है। याद रखिए क्यों, तो कांच का अपवर्तनांक जल से क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कांच से जल की ओर गुजरना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान देखा था। तो किस वैज्ञानिक ने, तो याद रखिएगा गैलीलियो ने। तो गैलीलियो ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान को क्या किया था, देखा था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर कि नीले कांच की प्लेट धूप में नीली दिखाई देती है क्यों दिखाई देती है नीली। तो याद रखिएगा कि यह नीला रंग संक्रमित करता है। ठीक है, नीला रंग संक्रमित करता है, क्यों करता है, देखिएगा नीले कांच की जो प्लेट होती है धूप में नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह नीले रंग को संक्रमित यानी कि ट्रांसमिट्स करता है और शेष रंगों को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, शेष रंगों को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है और नीले रंग को संक्रमित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर कि निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचालन करता है, क्या करता है। तो याद रखिएगा मतलब क्या, निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचालन करता है। तो याद रखिएगा बैगनी प्रकाश। तो बैगनी प्रकाश जो है वह क्या करता है कि बैगनी प्रकाश का रंग का जो होता है कि अन्य रंगों के प्रकाश की तुलना में न्यूनतम वेग से चलता है। मतलब क्या, बैगनी रंग का जो प्रकाश होता है अन्य रंगों के प्रकाश की तुलना में क्या होता है, तो न्यूनतम वेग से ये सबसे कम वेग से चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर कि डायोप्टर किसकी इकाई है। तो डायोप्टर जो इकाई है वो याद रखिएगा डायोप्टर किसकी इकाई है, तो लेंस की क्षमता की डायोप्टर इकाई है। ठीक है, डायोप्टर लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक उसको हम कहते हैं। एसआई मात्रक डायोप्टर का क्या होता है, तो याद रखिएगा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है। ठीक है,
अगला अगर बात करें कि यहाँ पे दूरी की, तो ये जो होता है दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? दूरी के व्युत्क्रम, ठीक है, रेसिप्रोकल के लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर कि दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है। तो निकट बिंदु क्या होता है? तो दीर्घ दृष्टि वाले के लिए तो ध्यान रखिएगा 25 सेंटीमीटर से अधिक, यानी कि 25 सेंटीमीटर से अधिक होता है दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति को। लेकिन अगर सामान्य आंख के लिए जो हमारा दृष्टि जो होता है वो कितना 25 सेंटीमीटर होता है। सामान्य आंख के लिए हम यह 25 सेंटीमीटर होती है, इसे आंख का निकट बिंदु होते हैं। ठीक है, यह मतलब निकट बिंदु कहते हैं अगर दूर दृष्टि या दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु जो होती है 25 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12 नंबर कि निकट दृष्टि दोष का मायोपिया को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग करते हुए ठीक किया जा सकता है। तो किसके प्रयोग से? तो याद रखिएगा अवतल लेंस, अवतल लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है। ठीक है, अगर बात करें मायोपिया, इसको दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो जब निकट की वस्तु स्पष्ट तथा दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखे तो उसे निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को ही क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। और इसे ठीक करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वह कनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस का यूज करते हैं। किसका? तो कनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के विकिरण का पराबैंगनिक प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है? तो याद रखिएगा कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ओजोन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ओजोन। तो ओजोन की मतलब नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो सूर्य के जो विकिरण का पराबैंगनिक प्रकाश की परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन मतलब कि नहीं पहुंच पाता है। कहाँ पे? तो ओजोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो याद रखिएगा किससे करती है? तो पराबैंगनिक किरणों से करती है। ओजोन परत हमारे क्या करती है? पराबैंगनिक किरणों से रक्षा करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर की हानिकारक पराबैंगनिक किरणों में रक्षा करने वाले भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सी गैस है? तो कौन सी गैस है इस क्षय के कारण? तो याद रखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसके क्षय के कारण। तो ओजोन गैस जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ओजोन गैस का फॉर्मूला O3 होता है। तो O3 क्या हो गया? O3 पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की ऊपरी सतह समताप मंडल जिसे क्या स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल जिसे स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर कि डेल्टोनिज्म क्या है हमारा? कि डेल्टोनिज्म जिसको प्रोटेनोपिया एक प्रकार की वर्णता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है? तो याद रखिएगा उसमें उपयुक्त सभी रंग नहीं देख पाता, मतलब कि हरा रंग, लाल रंग, नीला रंग वो नहीं देख पाता है। ठीक है, तो डेल्टोनिज्म जो है वो प्रोटेनोमिया एक प्रकार की वर्णता है जिसे रोगी हरा, नीला तथा लाल रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, इसीलिए इससे कहा गया कि ये नहीं देख पाता। नेक्स्ट का अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर कि वर्णदता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? तो याद रखिएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। सिंपल सा है, जो बचपन से जो वर्णदता जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है, ये जो दोष होता है वो अनुवांशिक होता है। ठीक है, ये अनुवांशिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति कुछ रंग प्रमुख रूप जैसे में लाल तथा हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। इसे किसी लेंस के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है, इसीलिए। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये आप लोग को पता है कि कितना समय लगता है, तो 8.3 यानी कि 8 मिनट 30 सेकेंड इसका समय लगता है। तो 8 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, 8 मिनट 30 सेकेंड सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है। ठीक है, अगर बात करें तो मतलब प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8.14 यानी कि 8 मिनट 14 सेकेंड से लेके 8 मिनट 42 सेकेंड तक टाइम 8.42 मिनट के मध्य समय लगता है। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर कि लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? तो लैम्बर्ट नियम जो है वो हमारा प्रदीप्ति से संबंधित है। ठीक है, तो लैम्बर्ट का कोजिया नियम प्रकाश की प्रदीप्ति से संबंधित है। लैम्बर्ट का कोजिया नियम किससे संबंधित है? तो याद रखिए लैम्बर्ट का कोजिया नियम प्रकाश की प्रदीप्ति से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो सूक्ष्मदर्शी का जो आविष्कार किया था वह जेड जॉनसन ने किया था। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी इसको माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो वह यंत्र है, मतलब माइक्रोस्कोप वह यंत्र है जिसकी सहायता से हम लोग नग्न आंख से न दिखने योग्य सूक्ष्म वस्तुओं को भी देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी के जो आविष्कारक कौन है? तो याद रखिए जेड जॉनसन है। ठीक है, हम लोग जो वस्तु को नहीं देख सकते हैं उसको नग्न आंख से हम लोग सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश तरंगे है। तो प्रकाश तरंगे क्या है? तो याद रखिएगा प्रकाश जो तरंगे है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे है। प्रकाश तरंगे क्या है? तो याद रखिए प्रकाश तरंगे जो है एक विद्युत
चुंबकीय तरंग है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर के निम्नलिखित में से किस प्रकाशिक घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं? तो किसके कारण होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, बहुलित आंतरिक परावर्तन। तो बहुलित आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरे क्या होते हैं? हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर कि बरसात के दिन जल पर छोटी तैलिया परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? तो यह किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा, यह जो कारण होता है यह व्यतिकरण के होता है। ठीक है, व्यतिकरण के कारण होता है। व्यतिकरण आपके ऑप्शन में नहीं है, देख लीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन था इसलिए मैंने आपको। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा व्यतिकरण के कारण होता है। तो बरसात के दिन जल पर छोटी तैलिया परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह व्यतिकरण की घटना के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो यह व्यतिकरण के घटना के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देता है, इसका कारण है। तो इसका भी कारण क्या है? तो इसका भी कारण वही है, व्यतिकरण के कारण क्या होता है? व्यतिकरण के कारण ही क्या होता है कि इसमें दिखाई देता है। ठीक है, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंगों के दिखाई देने के पीछे जो व्यतिकरण का सिद्धांत है। ठीक है, श्वेत प्रकाश की किरणें साबुन के बुलबुले पर पड़ती है तो इसकी बाहरी जो और भीतरी दोनों सतहों से क्या होती है कि किरणें परावर्तित होकर प्रेक्षक की आंखों की ओर लौटती है। तो इसी कारण क्या होता है कि वह बुलबुले थोड़ा सा रंगीन दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर कि एशिया की विशालतम पर्वतीय दूरबीन कहाँ है? तो कहाँ पे है? तो एशिया की, तो याद रखिएगा कवालूर। ठीक है, कवालूर में है वह एशिया की विशालतम परावर्तित दूरबीन कहाँ है? तो कवालूर में है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर की 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में से होता है। तो क्या होता है? तो याद रखिएगा, 3D फिल्म देखने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं ना, पोलराइज्ड चश्मे का यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अभी तो वर्तमान में पोलराइज्ड लेंसों तथा LCD चश्मे का उपयोग किया जाता है, लेकिन इससे पहले कौन सा लेंस यूज किया जाता था? तो याद रखिएगा कि लाल नीले रंग के चश्मे का प्रयोग 3D फिल्में देखने के लिए किया जाता था पहले, लेकिन अब नहीं, अब पोलराइज्ड या LCD चश्मे का यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग है। तो प्रकाश का वेग क्या है? तो याद रखिएगा, प्रकाश का जो वेग रहता है वो हमारा क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने? रोमर ने मापा था। और ये ईस्वी कभी पूछ दे तो याद रखिएगा 1676 यानी कि 1676 ईस्वी में बृहस्पति ग्रह के उपग्रह की गति देखकर प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। किसकी? तो बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की गति को देखकर इसको मापा था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर कि वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है। तो कौन सा दर्पण होता है वाहन चालन हेतु? तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, तो वाहन चालन हेतु पार्श्व जो पीछे वाला जो दृश्य जो दर्पण के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र अधिक होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि वाहन चालक इस प्रकार के दर्पण में से काफी बड़े क्षेत्र को देख पाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं तो पीछे वाले को एकदम क्लियर देख पाते हैं ना, तो वही है। ठीक है, आगे वाहनों के अग्रदीपों यानी कि हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो आगे वाले जो हेडलाइट है उसमें जो होता है वो कौन सा दर्पण? तो याद रखिए परवलयीय दर्पण। तो परवलयीय दर्पण का यूज होता है। तो वाहनों की हेडलाइट में परवलयीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर यानी कि 31 नंबर है कि सर CV रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो याद रखिएगा कि प्रकाश प्रकीर्णन। तो प्रकाश प्रकीर्णन के कारण उन्हें क्या किया था? सर CV रमन को कब दिया गया था? तो याद रखिएगा वर्ष 1930 ईस्वी में। ठीक है, वर्ष 1930 ईस्वी में भौतिकी में प्रकाश प्रकीर्णन के प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसमें? तो भौतिकी के क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो वही होगा। मृगमरीचिका बढ़ने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? तो मृगमरीचिका बढ़ने वाली प्रघटना को जो हम लोग कहते हैं वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कि लेंस किससे बनता है? तो लेंस जो बनता है वो याद रखिएगा फ्लिंट कांच से लेंस बनता है। तो लेंसे के निर्माण में क्राउन कांच एवं फ्लिंट कांच का उपयोग, क्राउन कांच का भी उपयोग किया जाता है और फ्लिंट कांच का भी उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो आजकल हम लोग क्वार्ट्ज क्रिस्टल तथा एक्रिलिक प्लास्टिक का भी लेंस निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको बता दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34 नंबर की तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो किस कारण से ऊपर उठाई देता है? तो याद रखिएगा अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो तरल से भरे हुए बीकर का तल प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण कुछ ऊपर हुआ दिखाई देता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? तो किस कारण से होता है क्या कि वायुमंडल
वायुमंडल में लाल मतलब वायुमंडल लाल हो जाते हैं, तो याद रखिएगा प्रकाश के प्रकीर्णन। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही सूर्यास्त और सूर्योदय के समय वायुमंडल में लालिमा का मतलब लालिमा छा जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 36 नंबर कि तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो इसका क्या कारण है? तो इसका जो कारण है वही है कि प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत के कारण ही तरल ताल जो होता है अपनी वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होता है। ठीक है, अगर बात करें तरल ताल के तल से आने वाली प्रकाश की किरणें सघन माध्यम, याद रखिएगा सघन माध्यम जिसको जल से विरल माध्यम वायु की ओर जाने पर अपवर्तित होकर लंब से दूर हट जाती है। इसलिए क्या होता है कि अपवर्तन के कारण ये वास्तविक गहराई से उभरा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? स्पेक्ट्रोमीटर। तो स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो श्वेत या पॉलीक्रोमेटिक प्रकाश के किसी माध्यम जैसे प्रिज्म के द्वारा उसके घटक रंगों में विभक्त होने की घटना ही प्रकाश का प्रक्षेपण कहलाता है। प्रकाश का प्रक्षेपण किसे कहते हैं मैंने बता दिया, तो स्पेक्ट्रोमीटर के कारण ये होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि श्वेत प्रकाश को चित्र भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? तो श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो कौन सा उपकरण है? तो याद रखिएगा पार्थिव दूरदर्शक। ठीक है, क्या है? तो पार्थिव दूरदर्शक है। तो पृथ्वी पर स्थित दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए पार्थिव दूरदर्शक जिसको टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश। तो इंद्रधनुष कब बनता है? तो याद रखिएगा इंद्रधनुष जब बनता है वायुमंडल में वर्षा बूंदे पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर क्या होता है? विकीर्ण हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है? तो विकीर्ण हो जाता है। तो इसी कारण क्या होता है कि इंद्रधनुष बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर, इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? तो इंद्रधनुष की जो रचना होती है वो जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से होती है इंद्रधनुष की रचना। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा 42 नंबर कि प्रकाश किस कारण से नीला होता है? तो प्रकाश जो हमारा होता है वह किस कारण से नीला होता है? तो ध्यान रखिएगा प्रकाश जो नीला होता है हमारा वह वायुमंडल में क्या हो जाएगा कि वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन। ठीक है, लघुत्तम तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन के कारण क्या होता है कि सूर्य आकाश में क्या होता है कि वह नीला होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि नीला प्रकाश की, तो नीला प्रकाश जो होता है पृथ्वी तक पहुंच जाता है और नीला प्रकाश हवा में मौजूद गैस अणुओं, धूल कणों आदि से प्रकीर्णित हो जाता है और बहुत देर तक क्या होता है कि हवा में ही बना रहता है। इसी प्रकीर्णन के कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। ठीक है, सबसे अधिक जो होता है वो सबसे अधिक होता है सूर्य के प्रकाश में लाल अंश। ठीक है, लाल सबसे अधिक होता है, बैगनी रंग तरंग सबसे कम होता है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो बैगनी रंग का। और सबसे अधिक किसका होता है? तो लाल रंग का। याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 43 नंबर कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। तो कैसा दिखाई देता है? तो याद रखिए काला दिखाई देता है। कितने बार आपको एग्जाम में पूछे हुए। ठीक है, तो अंतरिक्ष यात्री के दौरान काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि अंतरिक्ष यात्री के दौरान जब क्या होता है ना कि अंतरिक्ष यात्री आकाश को देखते हैं ना, तो तब अंतरिक्ष में वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण उन्हें आकाश काला दिखाई देता है। ठीक है, तो वायुमंडल की अनुपस्थिति होती है इसीलिए काला दिखाई देता है। पता चल गया ना कि क्यों काला दिखाई देता है? तो याद रखिएगा वायुमंडल की अनुपस्थिति। उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है जब प्रकाश, तो जब प्रकाश क्या हो? तो याद रखिएगा जब प्रकाश पानी से होकर कांच में जाता है। ठीक है, तो जब क्या होगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब होती है जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है। जैसे में पानी से कांच की तुलना में विरल माध्यम है। ठीक है, की तुलना में विरल माध्यम है, तो इसीलिए क्या होता है कि प्रकाश के पानी से होकर कांच में जाने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन हमारा कि प्रकाशिक तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो प्रकाशिक तंतु का जो उपयोग हम लोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं? तो याद रखिएगा संचार सेवा के लिए करते हैं। प्रकाशिक तंतु जिसको बोलते हैं, जिसको ऑप्टिकल फाइबर, कांच या प्लास्टिक से निर्मित एक तंतु होता है। ठीक है, किससे निर्मित होता है? तो कांच या प्लास्टिक से निर्मित एक तंतु होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्टिकल फाइबर का जो आविष्कार किया था वह नरेंद्र कपानी ने किया था। और कब किया था? तो याद रखिएगा 1952 यानी कि 1952 ईस्वी में किए थे। ठीक है, किसने किए थे? तो याद रखिए आपने
किसने? तो नरेंद्र कपानी ने किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 47 नंबर कि प्रकाशीय फाइबर के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो याद रखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। तो प्रकाशीय फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है और प्रकाशीय फाइबर 3 भागों से मिलकर बना होता है। कितने भागों से मिलकर? तो 3 भागों से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि परिदर्शी यानी कि पेरिस्कोप के सिद्धांत पर काम करता है। तो परिदर्शी पेरिस्कोप के सिद्धांत पर काम करता है तो कौन? तो याद रखिए परावर्तन। तो परावर्तन परिदर्शी या पेरिस्कोप के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अगर बात करें इसका उपयोग हम लोग किसमें करते हैं तो पनडुब्बी हो गया, युद्धपोत में छिपे सैनिक द्वारा लक्ष्य को देखने और शत्रु की गतिविधियों को पता लगाने के लिए किया जाता है पेरिस्कोप का। ठीक है, परिदर्शी इसको पेरिस्कोप बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 49 नंबर की प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू कब की जाती है? तो याद रखिएगा प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया प्रकाश द्वारा शुरू की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा 50 नंबर की प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। तो कौन सा बल है? तो याद रखिएगा नाभिकीय बल। नाभिकीय बल है जो क्या है कि प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। क्यों? क्योंकि जबकि गुरुत्वीय बल सबसे दुर्लभ बल है। और गुरुत्वीय बल क्या है? तो गुरुत्वीय बल सबसे दुर्बल बल है और सबसे सशक्त बल जो है वो नाभिकीय बल है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा 51 नंबर क्वेश्चन कि आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बताता हूँ कि उसमें जो उपयोग किया जाता है वो नियोन गैस का उपयोग किया जाता है। किसका? तो नियोन गैस का उपयोग किया जाता है। तो सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय उच्च तीव्रता के सोडियम लैंपों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सोडियम लैंपों का प्रयोग किया जा रहा है और जिसमें नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। सोडियम लैंपो, याद रखिएगा सोडियम लैंप पूछे तो सोडियम लैंपो हो जाएगा और कौन सा गैस? तो नियोन गैसों का उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा 52 नंबर कि आवर्धक लेंस क्या होता है। तो आवर्धक जो लेंस होता है वो क्या होता है? तो याद रखिएगा आवर्धक लेंस जो हमारा है अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस। ठीक है, अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस है। तो अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस कहते हैं। उत्तल या अभिसारी लेंस उसी को बोलते हैं आवर्धक लेंस के रूप में काम करता है। ठीक है, उत्तल या अभिसारी लेंस आवर्धक लेंस के रूप में काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा 53 नंबर कि निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए। तो कौन बनाएगा? तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या होगा कि छोटी छवि बनाएगा। ठीक है, किसी वस्तु का उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो सदैव जो होता है वो वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी होता है, यानी कि उल्टा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 54 नंबर कि किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्या प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है जिसको हम कनकेव मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कनकेव मिरर कहते हैं। ठीक है, कनकेव मिरर कहते हैं किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर का उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा 55 नंबर कि अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस से जो हमेशा प्रतिबिंब बनता है वह आभासी और सीधा बनता है। तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की ओर लेंस तथा फोकस के बीच बनता है और यह आभासी, सीधा और तथा वस्तु से छोटा बनता है। क्या बनता है? आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा 56 नंबर कि परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित होती है। तो परमाणु जो घड़ी होती है वह सीजियम संक्रमण पर आधारित होती है। परमाणु घड़ी सीजियम संक्रमण जिसको ट्रांजिशन पर आधारित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा 57 नंबर कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है। तो श्वेत प्रकाश जो होता है वह 7 रंगों का मिश्रण होता है। ठीक है, 7 रंगों कौन कौन हो गया? तो देखिएगा बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल रंग का होता है मिश्रण। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा 58 नंबर कि ल्यूमेन एकक है। तो ल्यूमेन एकक जो है वह एक ज्योति फ्लक्स का है। तो ल्यूमेन एकक जो है वो ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक है। ठीक है, ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या? तो ल्यूमेन एकक जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा 59 नंबर कि जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है। तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? तो याद रखिएगा लाल जो अक्षर होगा वो कम उठा हुआ दिखाई देगा क्योंकि लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, इसलिए वह उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा 60 नंबर कि किस पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भाषण काल किस पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। ठीक है, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भाषण काल पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का फिर हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि
में से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित दर्शाता है? तो याद रखिएगा बैगनीकरण। बैगनी रंग जो होता है वो सबसे अधिक विचलित को दर्शाता है, ठीक है। अगर क्योंकि इस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम और प्रिज्म में इस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा प्रिज्म में सबसे अधिक होता है और ऐसे क्या होता है कि क्योंकि इस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ जो हमारा टॉप 61 क्वेश्चन था आपके यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे, यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाइए क्योंकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा इसको फ्री में PDF पाने के लिए। तो बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।